हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। देखो, आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का क्वेश्चन। जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है बच्चों, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो उसमें भी नंबर नहीं कटेगा। मैक्सिमम नंबर जो आपका कटता है वो 5 मार्क्स वाले में कटता है। तो जिन बच्चों को 60 प्लस नंबर चाहिए उन्हें ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन को अच्छे से करना है, क्योंकि दोनों डायरेक्ट डायरेक्ट आता है। अगर आप अच्छे से लिख दोगे तो आंसर आपको नंबर 100% फुल में फुल मिलेगा। तो ये उसी सीरीज का वीडियो है। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। पिछले वीडियो 3 वीडियो पहले भी डाल चुके हैं, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड का, या फिर 2026 में जो देंगे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2026 वालों के लिए भी और 2025 वालों के लिए भी। तो करते हैं शुरू आज का हमारा जो ये 2 मार्क्स का जो सीरीज है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की दर प्रभावित करने वाला कारक लिखिए। देखो, ये सब क्वेश्चन तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो जैसे ही आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा कि अभिक्रिया की दर किन निम्नलिखित में से किन कारणों से प्रभावित होती है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कम से कम आपको 4 रीजन तो लिखना ही पड़ेगा। तो 4 रीजन में सबसे पहले अभिकारक का सांद्रण, टेम्परेचर, ताप, उत्प्रेरक से भी प्रभावित होती है अभिक्रिया की दर, और अभिकारक का स्वभाव। तो ये 4 आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है चारों को, कि इन चारों के कारण किसी भी अभिक्रिया की दर क्या होती है, रेट, वो प्रभावित होती है। यानी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, दोनों हो सकती है। तो बढ़ना घटना मतलब दर क्या होता है, प्रभावित कर रहा है। तो इन चारों को अच्छे से याद रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। पिछले वाले वीडियो में बताए थे बच्चों, अभिक्रिया की दर पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें अरहेनियस समीकरण के द्वारा बताए थे, तो ये भी अरहेनियस समीकरण के द्वारा ही हम लोग बता सकते हैं। अरहेनियस ने ये सब थ्योरी दिया था। तो देखो, उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। 2 मार्क्स में अगर आपको क्वेश्चन पूछा तो आपको लिखना है, उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं। पहले तो उत्प्रेरक का डेफिनेशन देना है। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। देखो, उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, कोई भी रिएक्शन अगर ऐसे होता है, A+B, C और D दे रहा है, तो इस जगह पे जो लिखाता है, मेनली यहाँ पे कुछ भी निकेल लिखा गया, H2 लिखा गया, तो इसे बोलते हैं उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। तो ये जो होता है बच्चों, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यहाँ लिखा अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, परंतु अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर दर को बढ़ाती है अथवा घटाती है। यानी याद रखना, उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया को की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। निर्भर करता है उत्प्रेरक धनात्मक है अथवा ऋणात्मक है। तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देगा। तो ये आपका एग्जैक्ट 2 मार्क्स का आपको इसमें मिल जाएगा। और ये सब जितने भी क्वेश्चंस जो हम आंसर लिखे हैं, ये एकदम ऑथेंटिक, जो बिहार बोर्ड या जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई का बुक चलता है, उससे हम ये सब क्वेश्चन लिखे हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये सही है या गलत है। ये 100% सही ये आंसर लिखा हुआ है, और एग्जैक्ट आपको अगर ये लिख दोगे तो आपको 100% नंबर मिलेगा आपको एग्जाम में। ओके, क्वेश्चन नंबर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अभिक्रिया का औसत वेग और ताक्षणिक वेग क्या होता है। एक होता है, इसे बोलते हैं एवरेज रेट, या और इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, तो अभिक्रिया का औसत वेग, अच्छा, वेग की जगह पे अगर आपको यहाँ पे रेट भी लिखा मिल जाएगा तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो दोनों सेम ही चीज़ है, बस यहाँ औसत वर्ड रहना चाहिए। ये आपको बिहार बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2 मार्क्स में। तो औसत वेग क्या होता है, अभिक्रिया अथवा उत्पाद में किसी एक का लंबे समय अंतराल, देखना औसत में बच्चों यहाँ हो जाएगा लंबे समय अंतराल में परिवर्तन, अभिक्रिया की औसत वेग कहलाती है। और ताक्षणिक वेग में यहाँ हो जाएगा छोटे समय अंतराल, यानी अभिक्रिया अथवा उत्पाद में किसी एक का छोटे समय अंतराल में परिवर्तन अभिक्रिया की यहाँ पे ताक्षणिक वेग होगा। ओके, ताक्षणिक वेग, ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो याद रखना, औसत वेग में अभिकारक अथवा उत्पाद में किसी एक का लंबे समय अंतराल में परिवर्तन अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। अभिकारक अथवा उत्पाद में किसी एक का छोटे समय अंतराल में परिवर्तन अभिक्रिया का ताक्षणिक वेग कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। रासायनिक बाल गति से बच्चों आपको क्वेश्चंस भी, इसका न्यूमेरिकल भी पूछता है, और ये जो क्वेश्चन है आपको 1 मार्क्स में भी मिलेगा, 2 मार्क्स में भी रहता है और 5 मार्क्स में, क्योंकि ये जो आपको केमिकल काइनेटिक्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इससे भी 6-7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब क्वेश्चंस को आपको नहीं छोड़ना है जो अभी हम बता रहे हैं।
रासायनिक अभिक्रिया 2A + B C के दर को कैसे निरूपित किया जा सकता है? तो इसका दर का आपको ये पूछ रहा है, कैसे हम इसका रेट को लिख सकते हैं? तो बताए थे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले में भी और अभी भी बता रहे हैं, क्योंकि 2 मार्क्स में ये पूछा हुआ है। तो जैसे ये इसे बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट और इसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट का जो दर होता है वो घटता है और प्रोडक्ट का दर होता है प्रोडक्ट का दर वो बढ़ता है। रिएक्टेंट के जहाँ-जहाँ रिएक्टेंट है वहाँ नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे और जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ पॉजिटिव साइन का यूज़ करेंगे। अब देखो इसे कैसे लिखते हैं। ए के सामने में लिखा हुआ है 2, तो इस 2 को हम 1/2 करके लिखेंगे। जहाँ पे जो लिखा मिलेगा उसे 1 बाय में लिखेंगे, 1 अपॉन। ओके, उसके बाद बताए थे इसे नेगेटिव में लिखना है, क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट कम होता है और हमें दर लिखना है। दर लिखने के लिए हम करेंगे dA अपॉन dt। चेंज इन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दर बोलते हैं। और यहाँ पे बच्चों आपको दर लिख लेना है, दर बराबर रेट बराबर। तो माइनस ये ए का हो गया, ए का हो गया बराबर। अब बीच में जैसे ए का खत्म हो जाएगा तो अब बी का लिखना है तो बराबर डाल देंगे। फिर से माइनस डालना है क्योंकि ये रिएक्टेंट में, माइनस डी बी बाई डी टी। ठीक है, इक्वल्स टू सब में देखो जैसे खत्म हो रहा है बी का बराबर डाल रहे हैं, जैसे ए का खत्म हुआ तो बराबर बराबर डालें। सी, अब यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में बताए थे प्लस का रेट लिखना है तो डी सी बाई डी टी। और ये डेल्टा टी बाई, यहाँ पे कुछ भी अगर हमको चेंज दिखाना रहता है तो हम डी अपॉन डी टी करते हैं। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? चेंज बोलते हैं। चेंज टाइम के समय, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है? ये चेंज हो रहा है। तो ये आपको दर हम इस तरह से निरूपित करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का। रिएक्टेंट में माइनस का चार्ज, माइनस का साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट में प्लस का। प्रोडक्ट बढ़ता है, रिएक्टेंट घटता है। स्टोमेचिक कोएफिशिएंट ये सामने में जो भी लिखा मिलेगा, ये दो को क्या करेंगे? कुछ भी यहाँ लिखा मिलेगा तो इसको रेसिप्रोकल में लिखते हैं 1/2। फिर डी ए बाई डी टी बराबर, यहाँ पे 1 है तो 1/1 1 ही होगा। फिर यहाँ 1 है तो ये 1/1 1 ही होगा, तो 1/1 को नहीं लिखते हम लोग। ओके, तो देखो ये इसका हो जाएगा आपका आंसर, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखा हुआ है 3H2 गैस प्लस N2 गैस। ठीक है, ए टू फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है ये। ठीक है, अमोनिया बन रहा है। में अभिक्रिया की दर व्यंजक DH2 बाई डी टी तथा DNS3 बाई डी टी किस किस प्रकार परस्पर संबंधित है? तो अभी बताए थे दर लिखना है, तो पहले दर लिखते हैं हम। किसका? H2 के बारे में पूछ रहा है, NH3 का हमको कंपेयर करना है। तो H2 यहाँ पर है तो इसका दर कैसे लिखाएगा? तो बताए थे ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट घटता है और प्रोडक्ट बढ़ता है। ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ता है। रिएक्टेंट में नेगेटिव साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट में पॉजिटिव साइन लगाते हैं। तो जब हमें H2 का दर लिखना पड़ेगा तो माइनस के साथ 1/3 लिखेंगे। बताए थे यहाँ पे जो लिखा रहता है उसे 1 अपॉन में लिखते हैं और DH2 अपॉन dt। और हमें किसका लिखना है? NH3 का कंपेयर करना है। ओके, NH3, चलो इसे भी लिख देते हैं, इक्वल्स टू माइनस का DN2 अपॉन dt। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1/1 हम नहीं लिखते हैं, लेकिन हम माइनस साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है। इक्वल्स टू फिर पॉजिटिव का, देखो 2 लिखा हुआ है तो 1/2 लिखेंगे। पॉजिटिव इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ता है, DNH3 अपॉन dt। अब हमें पूछ रहा है किसका किसका परस्पर संबंध बना बताना है, तो H2 वाले का इस, ठीक है, इसका और हमारा इसका। तो इसका परस्पर संबंध कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे? तो इसका जब हम परस्पर संबंध लिखते हैं तो -1/3 DH2 dt बराबर प्लस का 1/2 DNH3 dt। तो बस यही हमारा क्या है, इन दोनों का रिलेशनशिप आंसर। इसका इसका पूछता तो बस सिंपल सा माइनस लगा देते, लेकिन यहाँ पे 1/3 रेसिप्रोकल में डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, 1 वाले को नहीं डालते, यहाँ पे 3 है। और नेगेटिव साइन क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि रिएक्टेंट कम होता है इसीलिए नेगेटिव लगाते हैं और प्रोडक्ट बढ़ता है इसीलिए पॉजिटिव लगाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये दोनों परस्पर संबंध है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि काफ़ी सिंपल रहता है, तो आपको इसे अच्छे से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक अभिक्रिया ए में प्रथम तथा बी में द्वितीय कोटि है तो अवकलित दर समीकरण को लिखिए। ठीक है, बी कर रहा है, यदि बी
के सांद्रण को 3 गुना किया जाए तब दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले अवकलित दर समीकरण हम कैसे लिखेंगे, देखो दर लिख देंगे, फिर के लिखेंगे, दर के बाद क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों, के लिखेंगे, के इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, दर नियतांक। उसके बाद ए बोल रहा है ए में प्रथम कोटि है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए में प्रथम कोटि मतलब ए का 1, फिर बी में द्वितीय कोटि है तो बी लिखेंगे बी का 2। ऊपर में क्या बताता है ये बच्चों, कोटि बताता है। ओवरऑल ऑर्डर पूछेगा कि पूरा कोटि क्या है इस पूरा अभिक्रिया का, तो 2 1 + 2 यानी टोटल 3 कोटि की अभिक्रिया है ये। तो ये आपका दर का इक्वेशन आ गया, रेट इक्वेशन आ गया, जिसे हम अवकल दर समीकरण बोलते हैं। अब कह रहा है यदि बी का सांद्रण को 3 गुना किया जाए, यानी बी को क्या बोल रहा है, 3b करिए, तब दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो नया दर क्या हो जाएगा, अगर हम नया दर लिखते हैं यहाँ पे, नया दर क्या होगा कि ए को कुछ नहीं करना है, ए की पावर तो 1 ही है, लेकिन बी को बच्चों 3 गुना कर रहा है। ठीक है, बी को क्या कर रहा है, 3 गुना कर रहा है, 3b। अब क्या हो जाएगा के ए, ये क्या हो जाएगा 9b², यानी अब जो नया दर होगा, न्यू रेट क्या हो जाएगा, ये 9 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा पुराने दर से। ठीक है, नया दर, अब देखो ये यही तो है पुराना वाला दर, ये नया दर है के a b² ये पुराना दर है। तो अब यहाँ पे इसको इसके जगह पे हम दर लिख सकते हैं, तो नया दर बराबर 9 टाइम्स पुराना वो, मतलब जो पहले दर निकाले थे। देखो ठीक है, नया दर कितना टाइम 9 गुना हो गया, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, 9 गुना हो जाएगा। तो आपको ऐसे लिख देना और इसे बता के भी लिखना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, नया जो आपको पहले एक बार अवकलित दर समीकरण लिख दिए, फिर बी को बोला है 3 गुना हो जाए, तो बी को हम क्या लिख दिए 3b, यहाँ पे स्क्वायर था तो 3 3 9 हो जाएगा, ये बाहर। जब हम इसे ये देखते हैं तो ये हमारा पुराना दर है ये वाला, तो नया दर 9 गुने पुराना दर, तो ये 9 गुना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा क्या 9 टाइम। देखो ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए हम इसको हम सॉल्व कर दिए। अब देखो इतना क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आपको एग्जाम में पूछेगा। ओके, इतना आपको क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है, बाकी जब सैम्पल पेपर पूछा जाएगा तो उसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा हुआ है, तो वो भी, और जाहिर सी बात है कि 90% आपको सैम्पल पेपर में भी यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और 100% ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।